लोकद्वीप का ग्रोआच। पुराने समय में जब ब्रिटनी में सभी तरह की अद्भुत चीजें होती थीं, लेनिलिस गांव में होवन पोगाम नाम का एक युवक और बेल्ला पोस्टिक नाम की एक लड़की रहती थी। वे चचेरे भाई बहन थे और चूंकि उनकी माताएं बहुत अच्छी दोस्त थीं और लगातार एक दूसरे के घरों में आती जाती रहती थीं, इसलिए उन्हें अक्सर एक ही पालने में लिटाया जाता था और वे अपने खेलों को लेकर खेलते और लड़ते थे। माताओं ने कहा, जब वे बड़े हो जाएंगे तो उनकी शादी हो जाएगी, लेकिन जैसे ही हर कोई शादी की घंटियों के बारे में सोचना शुरू कर रहा था, दोनों माताओं की मृत्यु हो गई और चचेरे भाई, जिनके पास पैसे नहीं थे, उसी घर में नौकर बन गए। बेशक यह अलग होने से बेहतर था, लेकिन इतना अच्छा नहीं था जितना कि उनका अपना एक छोटा सा घर होना, जहां वे अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते थे और जल्द ही वे एक दूसरे से अपने भाग्य की कठिनाइयों के बारे में विलाप करते हुए सुने जा सकते थे। अगर हम एक गाय खरीद सके और एक सुअर पाल सके, होवन ने बड़बड़ाते हुए कहा, तो मैं मालिक से थोड़ी सी जमीन किराए पर ले लूंगा और फिर हम शादी कर सकते हैं। हाँ, बेल्ला ने गहरी सांस लेकर उत्तर दिया, लेकिन हम बहुत कठिन समय में रह रहे हैं और पिछले मेले में सुअरों की कीमत फिर से बढ़ गई थी। हमें बहुत देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ये बात तो स्पष्ट है, होवन ने उत्तर दिया और अपने काम में लग गया। जब भी वे मिलते, अपनी शिकायतें दोहराते और अंततः होवन का धैर्य जवाब दे गया और एक सुबह वह बेल्ला के पास आया और उससे कहा कि वह अपना भाग्य तलाशने जा रहा है। 311 ये सुनकर लड़की बहुत दुखी हुई और उसे इस बात का अफसोस हुआ कि उसने चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की। उसने होवन से विनती की कि वह उसे छोड़कर न जाए, लेकिन उसने एक न सुनी। पक्षी, उसने कहा, जब तक वे मकई के खेत तक नहीं पहुंच जाते, तब तक उड़ते रहते हैं, और मधुमक्खियां तब तक नहीं रुकती जब तक उन्हें शहद देने वाले फूल नहीं मिल जाते, और एक आदमी को उनसे कम समझ क्यों होनी चाहिए? उनकी तरह मैं तब तक खोजता रहूंगा जब तक मुझे वह नहीं मिल जाता जो मैं चाहता हूं, यानी एक गाय और एक सुअर खरीदने के लिए पैसा जिसे मैं मोटा कर सकूं। और अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, बेल्ला, तो तुम हमारी शादी को जल्दी करने की योजना में बाधा डालने की कोशिश नहीं करोगी। लड़की ने देखा कि अधिक कहना व्यर्थ है, इसलिए उसने उदास होकर उत्तर दिया, ठीक है, तो जाओ, क्योंकि तुम्हें जाना ही है। लेकिन पहले मैं तुम्हारे साथ वह सब बांट लूंगी जो मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ा है। और अपने कमरे में जाकर उसने एक छोटा सा संदूक खोला और उसमें से एक घंटी, एक चाकू और एक छोटी सी छड़ी निकाली। ये घंटी, उसने कहा, किसी भी दूरी पर सुनी जा सकती है, चाहे कितनी भी दूर, लेकिन ये केवल हमें चेतावनी देने के लिए बजती है कि हमारे दोस्त बहुत बड़े खतरे में हैं। चाकू जिस किसी को छूता है, उसे उन पर लगाए गए जादू से मुक्त कर देता है, जबकि छड़ी आपको जहां भी जाना हो, ले जाएगी। मैं आपको जादूगरों के जादू से बचाने के लिए चाकू दूंगी और घंटी मुझे आपके खतरों के बारे में बताएगी। छड़ी मैं अपने पास रखूंगी ताकि जब कभी आपको मेरी जरूरत पड़े, मैं उड़कर आपके पास आ सकूं। फिर वे एक दूसरे की गर्दन पर कुछ देर तक रोए और होवन पहाड़ों की ओर चल पड़ा। लेकिन उन दिनों, जैसा कि आजकल होता है, भिखारियों की भरमार थी और जिस भी गांव से वह गुजरता था, वे भीड़ बनाकर होवन के पीछे पीछे चलते थे और उसे एक सज्जन व्यक्ति समझ लेते थे, क्योंकि उसके कपड़ों में कोई छेद नहीं था। यहाँ कोई धन कमाने की जगह नहीं है, उसने मन ही मन सोचा, ये खर्च करने की जगह है, कमाने की नहीं। मैं समझता हूँ कि मुझे और आगे जाना चाहिए, और वह पोंट एवन की ओर चल पड़ा, जो नदी के किनारे बसा एक छोटा सा सुंदर शहर था। वो एक सराय के बाहर एक बेंच पर बैठा था, जब उसने दो लोगों को अपने खच्चरों पर सामान लादते हुए लोकद्वीप के ग्रोआच के बारे में बात करते सुना। ग्रोआच क्या है? उसने पूछा। मैंने कभी इसे नहीं देखा। और लोगों ने उत्तर दिया कि यह झील में रहने वाली परी का नाम था, और वह अमीर थी। ओह, दुनिया के सभी राजाओं से भी अधिक अमीर। कई लोग उसके खजाने पर कब्जा करने की कोशिश करने के लिए द्वीप पर गए थे, लेकिन कोई भी कभी वापस नहीं आया। ये सुनते ही होवन का मन बना चुका था। मैं जाऊंगा और वापस भी आऊंगा, उसने खच्चर वालों से कहा।
वे उसे आश्चर्य से देखते रहे और उससे विनती करते रहे कि वो इतना पागल न हो और इस तरह अपनी जान न गंवाए, लेकिन वह केवल हंसा और जवाब दिया कि अगर वे उसे गाय और सुअर को मोटा करने का कोई और तरीका बता सके तो वह इसके बारे में और नहीं सोचेगा। लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि यह कैसे किया जाता है और उसकी जिद पर सिर हिलाते हुए उसे उसके भाग्य पर छोड़ दिया। इसलिए होवन समुद्र के किनारे गया और उसे एक नाविक मिला जिसने उसे लोकद्वीप तक ले जाने का वचन दिया। द्वीप बड़ा था और उसके पार एक झील थी जिसका समुद्र की ओर एक संकरा रास्ता था। होवन ने नाविक को पैसे दिए और उसे विदा किया और फिर झील के चारों ओर घूमने लगा। एक छोर पर उसे एक छोटी नाव दिखाई दी जो नीले रंग से रंगी हुई थी और हंस की आकृति की थी, जो पीले झाड़ू के झुंड के नीचे पड़ी थी। जहां तक वह देख सकता था, हंस का सिर उसके पंख के नीचे दबा हुआ था और होवन, जिसने कभी ऐसी नाव नहीं देखी थी, जल्दी से उसके पास गया और उसमें चढ़ गया ताकि उसे अच्छी तरह से देख सके। लेकिन जैसे ही वह नाव पर चढ़ा, हंस अचानक जाग गया, उसका सिर उसके पंख के नीचे से निकल आया, उसके पैर पानी में हिलने लगे और दूसरे ही पल वे झील के बीच में थे। जैसे ही युवक अपने आश्चर्य से उभरा, वह झील में कूदने और तैरने के लिए तैयार हो गया, लेकिन पक्षी ने उसके इरादों को भांप लिया था और पानी के नीचे कूद गया और होवन को अपने साथ ग्रोआच के महल में ले गया। अब जब तक आप समुद्र के नीचे नहीं गए हैं और वहां मौजूद सभी अजूबों को नहीं देखा है, तब तक आप कभी भी यह अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ग्रोआच का महल कैसा था। ये सब सीपियों से बना था, नीला और हरा और गुलाबी और बकाइन और सफ़ेद, एक दूसरे में इतने घुल मिल गए थे कि आप यह नहीं बता सकते थे कि एक रंग कहाँ खत्म होता है और दूसरा कहाँ शुरू होता है। सीढ़ियाँ क्रिस्टल की थीं और हर अलग सीढ़ी जंगल के पक्षी की तरह गाती थी जब आप उस पर अपना पैर रखते थे। महल के चारों ओर बड़े बड़े बगीचे थे जो समुद्र में उगने वाले सभी पौधों से भरे हुए थे, जिनमें फूलों के लिए हीरे जड़े हुए थे। एक बड़े हॉल में ग्रोआच सोने के सोफे पर लेटी हुई थी। उसके चेहरे का गुलाबी और सफ़ेद रंग आपको उसके महल के सीपों की याद दिलाता था, जबकि उसके लंबे काले बाल मूंगे की लड़ियों से गुथे हुए थे और उसकी हरी रेशमी पोशाक समुद्र से बनी हुई लग रही थी। उसे देखते ही होवन रुक गया, उसकी सुंदरता से चकित हो गया। अंदर आओ, ग्रोआच ने कहा और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अजनबियों और सुंदर युवकों का यहाँ हमेशा स्वागत है। शर्माओ मत, लेकिन मुझे बताओ कि तुम यहाँ कैसे पहुँची और तुम क्या चाहती हो। मेरा नाम होवन है, उसने उत्तर दिया। लानिलिस मेरा घर है और मैं एक छोटी गाय और एक सुअर खरीदकर उसे मोटा करने के लिए पर्याप्त धन कमाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, उसने उत्तर दिया। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अंदर आइए और आनंद लीजिए। और उसने उसे अपने पीछे दूसरे हॉल में आने का संकेत दिया, जिसके फर्श और दीवारें मोतियों से बनी थीं, जबकि नीचे की ओर मेजों पर सभी प्रकार के फल और मदिरा रखी हुई थी। और जब वह खा पी रहा था, तो ग्रोक ने उससे बात की और उसे बताया कि उसने जो खजाने देखे थे, वे जहाज के टूटे हुए जहाजों से आए थे और पानी की एक जादुई धारा द्वारा उसके महल में लाए गए थे। मुझे आश्चर्य नहीं है, होवन ने कहा, जो अब पूरी तरह से घर जैसा महसूस कर रहा था। मुझे आश्चर्य नहीं है कि पृथ्वी पर लोगों के पास आपके बारे में कहने के लिए इतना कुछ है। अमीरों से हमेशा ईर्ष्या होती है। आओ वकील, आओ दर्जी, आओ मिल, आओ गायक। अपने लिए, उसने हंसते हुए कहा, मैं आपकी संपत्ति का केवल आधा हिस्सा मांगता हूँ। परी ने उत्तर दिया, यदि तुम चाहो तो इसे ले सकते हो, होवन। तुम्हारा क्या मतलब है? वह चिल्लाया। उसने जवाब दिया, मेरे पति कोरंडन की मृत्यु हो चुकी है और यदि तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। युवक ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या कोई इतनी अमीर और इतनी खूबसूरत महिला वास्तव में उसकी पत्नी बनना चाहती है? उसने फिर से उसकी ओर देखा और बेल्ला को भूलते हुए उसने उत्तर दिया, कोई भी व्यक्ति इस तरह के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए सचमुच पागल होगा। मैं इसे केवल खुशी से स्वीकार कर सकता हूँ। तो ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, ग्रोआच ने कहा और अपने नौकरों को आदेश दिया। ये काम पूरा होने के बाद उसने होवन से बगीचे के निचले हिस्से में एक मछली तालाब तक उसके साथ चलने की विनती की।
आओ वकील, आओ मिला, आओ दर्जी, आओ गायक। वह चिल्लाई, स्टील का जाल आगे बढ़ाया और हर बार बुलाने पर एक मछली आ गई और जाल में कूद गई। जब जाल भर गया तो वह एक बड़े रसोई घर में गई और उन सभी को एक सुनहरे बर्तन में फेंक दिया, लेकिन पानी के बुदबुदाने के ऊपर होवन को छोटी आवाज़ों की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। सोने के बर्तन में कौन फुसफुसा रहा है, ग्रोआच? उसने अंततः पूछा। ये और कुछ नहीं, बल्कि लकड़ी के चमकने की आवाज़ है, उसने उत्तर दिया, लेकिन होवन को यह आवाज़ बिल्कुल भी वैसी नहीं लगी। वो फिर से है, उन्होंने थोड़ी देर रुकने के बाद कहा। पानी गर्म हो रहा है और इससे मछलियां उछल रही हैं, उसने जवाब दिया, लेकिन जल्द ही शोर तेज हो गया और चीखने चिल्लाने जैसा हो गया। यह क्या है? होवन ने असहज महसूस करते हुए पूछा। बस चूल्हे पर झींगुर हैं, उसने कहा और एक गाना शुरू कर दिया, जिससे बर्तन से आ रही चीखें दब गईं। लेकिन हालांकि होवन ने अपनी शांति बनाए रखी, लेकिन वह पहले जैसा खुश नहीं था। कुछ गड़बड़ लग रही थी और फिर अचानक उसे बेल्ला की याद आ गई। क्या ये संभव है कि मैं उसे इतनी जल्दी भूल गया? मैं कितना अभागा हूँ, उसने मन ही मन सोचा और वह अलग खड़ा रहा और ग्रोआच को देखता रहा, जबकि वह मछली को प्लेट में खाली कर रही थी और उसे अपना खाना खाने के लिए कह रही थी, जबकि वह एक गुफा में अपने तहखाने से शराब ला रही थी। होवन बैठ गया और उसने चाकू निकाला जो बेल्लाह ने उसे दिया था, लेकिन जैसे ही ब्लेड ने मछली को छुआ, जादू बंद हो गया और 4 आदमी उसके सामने खड़े हो गए। हॉर्न, हमें बचा लो, हम तुमसे विनती करते हैं, और अपने आप को भी बचा लो। वे बड़बड़ाए, लेकिन अपनी आवाज़ ऊंची करने का साहस नहीं जुटा पाए। क्यों, ये तुम ही होगे जो अभी बर्तन में चिल्ला रहे थे? होवन ने कहा। हाँ, हम ही थे, उन्होंने उत्तर दिया। तुम्हारी तरह हम भी अपना भाग्य आजमाने के लिए लोकद्वीप पर आए थे, और तुम्हारी तरह हमने भी ग्रोआच से विवाह करने की सहमति दी, और जैसे ही समारोह समाप्त हुआ, उसने हमें मछलियों में बदल दिया, जैसा उसने हमारे सभी पूर्वजों के साथ किया था, जो अभी भी मछली तालाब में हैं, जहां तुम भी जल्द ही उनसे मिलोगे। ये सुनते ही होवन हवा में उछल पड़ा, मानो उसे सोने के बर्तन में खुद को तपता हुआ महसूस हो रहा हो। वह भागकर दरवाजे की ओर भागा, उम्मीद थी कि वह उसी रास्ते से भाग जाएगा, लेकिन ग्रोआच, जिसने सब कुछ सुन लिया था, उसे दहलीज पर ही मिल गया। उसने तुरंत उसके सिर पर स्टील का जाल फेंका और जाल के बीच से एक छोटे हरे मेढक की आंखें झांकने लगीं। तुम जाकर बाकी बच्चों के साथ खेलोगे, उसने कहा और उसे मछली तालाब के पास ले गई। ठीक इसी समय बेल्ला, जो फार्म डेयरी में दूध निकाल रहा था, ने परी की घंटी की जोरदार आवाज सुनी। आवाज सुनकर वह पीली पड़ गई, क्योंकि वह जानती थी कि इसका मतलब है कि होवन खतरे में है, और जल्दी से अपने काम के लिए पहने हुए मोटे कपड़े को बदलते हुए वह जादुई छड़ी को हाथ में लेकर खेत से बाहर निकल गई। उसके घुटने कांप रहे थे, लेकिन वह तेजी से भागी, वह जितनी तेजी से हो सकती थी। चौराहे पर पहुंची, जहां उसने अपनी छड़ी जमीन में गाड़ दी, और ऐसा करते हुए वह एक श्लोक बुदबुदा रही थी जो उसकी माँ ने उसे सिखाया था। सेब के पेड़ की छोटी सी छड़ी, पृथ्वी और समुद्र के ऊपर ऊपर हवा में मेरा मार्गदर्शन करो, हर जगह आज़ाद घूमने के लिए। और तुरंत ही छड़ी एक स्मार्ट छोटा घोड़ा बन गई, जिसके दोनों कानों पर एक रोसेट और माथे पर एक पंख था। वह बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, जबकि बेल्ला ऊपर चढ़ गया, फिर वह चल पड़ा। उसकी चाल तेज और तेज होती गई। आखिरकार लड़की मुश्किल से पेड़ों और घरों को देख पा रही थी, जो उसके सामने से गुजर रहे थे। लेकिन जितनी तेज गति थी, वह बेल्ला के लिए पर्याप्त तेज नहीं थी, जो झुककर बोला, अजगर हवा से कम तेज है, हवा बिजली से कम तेज है। लेकिन तुम, मेरे घोड़े, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, तो उन सभी से तेज होना चाहिए, क्योंकि मेरे दिल का एक हिस्सा पीड़ित है, मेरे दिल का सबसे अच्छा हिस्सा जो खतरे में है। और घोड़े ने उसकी बात सुनी, और तूफान के साथ बहते हुए तिनके की तरह सरपट दौड़ने लगा, जब तक कि वे एक चट्टान के नीचे नहीं पहुंच गए जिसे हिरन की छलांग कहा जाता है। वहां वह रुक गया, क्योंकि कोई भी घोड़ा या खच्चर जो कभी पैदा हुआ था, उस चट्टान पर नहीं चढ़ सकता था, और बेल्ला को ये बात पता थी,
इसलिए उसने फिर से गाना शुरू किया। लियोन का घोड़ा मुझे दिया गया, पृथ्वी और समुद्र के ऊपर ऊपर हवा में मेरा मार्गदर्शन करो, हर जगह आज़ाद घूमने के लिए। और जब उसने काम पूरा कर लिया तो घोड़े के अगले पैर छोटे होकर पंख बन गए, उसके पिछले पैर पंजे बन गए, उसके पूरे शरीर पर पंख उगाए और वो एक बड़े पक्षी की पीठ पर बैठ गई जो उसे चट्टान के शिखर पर ले गया। यहाँ उसे मिट्टी से बना एक घोंसला मिला जो सूखी काई से बना था और बीच में एक छोटा सा आदमी, काला और झुर्रीदार, जो बेल्ला को देखकर आश्चर्य से चिल्लाया। पृष्ठ 318। तुम वही सुंदर लड़की हो जो मुझे बचाने आई थी। तुम्हें बचाने के लिए, बेल्ला ने दोहराया। लेकिन तुम कौन हो मेरे छोटे दोस्त? मैं लोकद्वीप की ग्रोआच का पति हूँ और उसकी बदौलत ही मैं यहाँ हूँ। लेकिन तुम इस घोंसले में क्या कर रहे हो? बेल्ला ने कोरांडोन को कैसे पाया? मैं पत्थर के 6 अंडों पर बैठा हूँ और जब तक वे फूट नहीं जाते मुझे मुक्त नहीं किया जाएगा। ये सुनकर बेल्ला हंसने लगा। बेचारा छोटा मुर्गा, उसने कहा, और मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगी? होरन को मुक्ति दिलाकर, जो ग्रोआच की शक्ति में है। मुझे बताओ कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, और अगर मेरे पास है तो मैं घुटनों के बल पूरे ब्रिटनी का चक्कर लगाऊंगा। ठीक है, पहले तुम्हें एक जवान आदमी की तरह कपड़े पहनने चाहिए और फिर जाकर ग्रोआच को ढूंढना चाहिए। जब तुम उसे पालो तो तुम्हें उसकी कमर से लटकने वाले स्टील के जाल को पकड़ना चाहिए और उसे हमेशा के लिए उसमें बंद कर देना चाहिए। लेकिन मुझे जवान आदमी के कपड़े कहाँ मिलेंगे? उसने पूछा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, उसने जवाब दिया, और बोलते बोलते उसने अपने 3 लाल बाल निकाले और उन्हें उड़ा दिया और इस दौरान कुछ बुदबुदाता रहा। पलक झपकते ही 4 बाल 4 दर्जी बन गए, जिनमें से पहला गोभी लेकर आया, दूसरा कैंची, तीसरा सुई और चौथा लोहा लेकर। आदेश का इंतजार किए बिना वे घोंसले में बैठ गए और आराम से अपने पैरों को मुड़कर बेल्ला के लिए कपड़ों का सूट तैयार करने लगे। गोभी के एक पत्ते से उन्होंने उसके लिए कोट बनाया और दूसरे पत्ते से वास्कट बनाया, लेकिन उस समय फैशन में चलन में रही चौड़ी पैंट के लिए 2 पत्तों की जरूरत पड़ी। गोभी के बीच से टोपी काटी गई और मोटे तने से एक जोड़ी जूते। और जब बेल्ला ने ये सब पहन लिए तो आप उसे हरे मखमल और सफ़ेद साटन से लदे कपड़े पहने एक सज्जन व्यक्ति समझ सकते थे। उसने कृतज्ञतापूर्वक उन छोटे आदमियों का शुक्रिया अदा किया और कुछ और निर्देशों के बाद अपने बड़े पक्षी की पीठ पर कूद गई और लोक के द्वीप पर चली गई। वहां पहुंचकर उसने उसे फिर से एक छड़ी में बदलने का आदेश दिया और उसे अपने हाथ में लेकर वह नीली नाव में चढ़ गई, जो उसे सीपियों के महल तक ले गई। ग्रोआच उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उससे कहा कि उसने पहले कभी इतना सुंदर युवक नहीं देखा था। बहुत जल्द वह अपने आगंतुक को बड़े हॉल में ले गई, जहां शराब और फल हमेशा इंतजार कर रहे थे, और मेज पर जादुई चाकू रखा था जिसे होवन ने वहां छोड़ा था। ग्रोआच की नजरों से बचकर बेल्ला ने उसे अपने हरे कोट की जेब में छिपा लिया और फिर अपनी परिचारिका के पीछे बगीचे में चली गई और उस तालाब के पास पहुंची जिसमें मछलियां थीं, जिनके पार्श्व हजारों विभिन्न रंगों से चमक रहे थे। ओह, कितने सुंदर सुंदर जीव हैं, उसने कहा। मुझे यकीन है कि मैं उन्हें देखते देखते कभी नहीं थकूंगी। और वह किनारे पर बैठ गई, अपनी कोहनियों को घुटनों पर रखकर और अपनी थोड़ी को अपने हाथों में लेकर। उसकी आंखें मछलियों पर टिकी हुई थीं जो उनके पास से गुजर रही थीं। क्या आप हमेशा यहीं रहना पसंद नहीं करेंगे? ग्रोआच ने पूछा, और बेल्ला ने उत्तर दिया कि वो इससे बेहतर कुछ नहीं चाहती। तो फिर तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, ग्रोआच ने कहा। ओह, मना मत करो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। ठीक है, मैं नहीं कहूँगा, बेल्ला ने हंसते हुए कहा, लेकिन पहले आपको वादा करना होगा कि आप मुझे अपने जाल में उन सुंदर मछलियों में से एक को पकड़ने देंगे। यह उतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है, ग्रोआच ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इसे स्वीकार करो और अपनी किस्मत आजमाओ। बेल्ला ने ग्रोआच द्वारा पकड़ा हुआ जाल लिया और तेजी से घूमकर उसे चुड़ैल के सिर पर फेंक दिया। तुम आत्मा में जो हो, शरीर में भी वही बनो, वह चिल्लाई, और एक पल में समुद्र की प्यारी परी एक मेढक बन गई, जिसे देखना भयानक था।
उसने जाल को फाड़ने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बेल्ला ने इसे और भी कस दिया और जादूगरनी को एक गड्ढे में फेंक दिया। उसने उसके मुंह पर एक बड़ा पत्थर लुढ़काया और उसे छोड़ दिया। जैसे ही वह तालाब के पास पहुंची, उसने मछलियों का एक बड़ा जुलूस उसकी ओर बढ़ता हुआ देखा, जो कर्कश स्वर में चिल्ला रहे थे, ये हमारे स्वामी और मालिक हैं, जिन्होंने हमें इस्पात के जाल और सोने के बर्तन से बचाया है। और कौन तुम्हें तुम्हारे सही आकार में वापस लाएगा? बेल्ला ने अपनी जेब से चाकू निकालते हुए कहा। लेकिन जैसे ही वह सबसे आगे की मछली को छूने जा रही थी, उसकी नज़र एक हरे मेढक पर पड़ी जो उसके बगल में घुटनों के बल बैठा था। उसके छोटे छोटे पंजे उसके छोटे से दिल पर थे। बेल्ला को लगा जैसे उंगलियां उसके गले पर कस रही थीं, लेकिन वह रोने में कामयाब रही। क्या ये तुम हो, मेरे हॉर्न? क्या ये तुम हो? मैं ही हूँ, छोटे मेढक ने कर्कश स्वर में कहा, और जैसे ही चाकू ने उसे छुआ, वह पुनः मनुष्य बन गया और उछलकर उसने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। लेकिन हमें दूसरों को नहीं भूलना चाहिए, उसने आखिरकार कहा, और मछलियों को उनके सही आकार में बदलना शुरू कर दिया। वे इतनी ज्यादा थीं कि इसमें काफी समय लग गया। जैसे ही उसने अपना काम पूरा किया, हिरन की छलांग से छोटा बौना 6 कॉकचैफर द्वारा खींची गई गाड़ी में आया, जो कभी 6 पत्थर के अंडे थे। मैं यहाँ हूँ, उसने कहा, तुमने वह जादू तोड़ दिया है जिसने मुझे जकड़ रखा था, और अब आओ और अपना इनाम पाओ। और अपने रथ से उतरकर वो उन्हें सोने और जवाहरात से भरी गुफाओं में ले गया, और बेल्ला और होवन को जितना चाहो उतना लेने को कहा। जब उनकी जेबें भर गईं, तो बेल्ला ने अपनी छड़ी को एक पंखायुक्त गाड़ी बनाने का आदेश दिया, जो इतनी बड़ी हो कि वे और उनके द्वारा बचाए गए लोग उस पर सवार होकर लेनिलिस वापस आ सकें। वहां अगले दिन उनका विवाह हो गया, लेकिन छोटी गाय और सुआ को मोटा करके गृहस्थी चलाने की बजाय, जिसकी वे लंबे समय से इच्छा कर रहे थे, उन्होंने अपने लिए मीलों तक जमीन खरीद ली और ग्रोआच से छुड़ाए गए प्रत्येक व्यक्ति को एक छोटा सा खेत दे दिया, जहां वह अपने जीवन के अंत तक खुशी से रहा।